Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Rohit. और आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम कर चुके हैं और क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड जितने भी रेशियो के वैल्यू थे, जितने भी एंगल के वैल्यू थे, सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, ये आपके सीबीएसई एग्ज़ाम 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है जो डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को cos -60 का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद 210 का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद 300 का वैल्यू फाइंड करना है साइन के लिए, उसके बाद cos 120 का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद साइन 485 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग cos -60 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है क्वाड्रेंट सिस्टम में और टेबल में भी देख चुके हैं कि cos -थीटा का वैल्यू क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। cos -थीटा का वैल्यू क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। इसलिए हम लोग cos -60 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं। और हम लोग टेबल में देख चुके हैं कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है जी, +1/2 होता है। क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, +1/2 होता है। इसलिए cos 60 की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, इसको 1/2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/210। तो 210 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट तरीका है 270 -60 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 180 + 30 लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर क्वाड्रेंट सिस्टम लगाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 270 -थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव रहता है। ओके, tan थीटा और cot थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और एक चीज़ और बताया था, 270 + थीटा और 90 ± थीटा, इसमें रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए tan 270 - थीटा को क्या लिख सकते हैं, प्लस cot थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, 60 है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 60। तो tan 210 को क्या लिख सकते हैं, प्लस cot 60। और हम लोग टेबल के माध्यम से देख चुके हैं कि cot 60 का वैल्यू क्या होता है जी, 1/√3। आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा चेक करते हैं। 210 को हम लोग 180 + 30 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा प्लस होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस। और आप लोग को पता है 270 और 90 के अलावा किसी में भी रेशियो चेंज नहीं होता। तो 180 + 30 है, तो इसमें रेशियो का वैल्यू क्या रहेगा, tan थीटा ही रहेगा। और थीटा की जगह पर क्या है, tan 30 है। और आप लोग को पता होगा, हम लोग टेबल में देख चुके हैं, tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पर भी वही आंसर आया है, यहाँ पर भी वही आंसर आया है। तो फाइनली हम लोग 210 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 के इक्वल लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग केवल यहीं से सॉल्व करें, आप अपने तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब 210 को किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, बस आपको यहाँ पर थीटा की जगह पर स्पेसिफिक वैल्यू मिलना चाहिए, तब ये आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे 30 वैल्यू आना चाहिए, 45, 60, 120, ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए जिसका स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग उसमें टेबल में देख चुके हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि जिसको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा उसके लिए ये सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है सी साइन 300, तो साइन 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं तोड़कर 270 प्लस 30, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमको फिर से मिल जाएगा 300। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 270 प्लस थीटा आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और रेशियो 270 है तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो यहाँ पर साइन 270 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 30 लिख सकते हैं। और आप लोग को याद होगा कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डी, और इसमें बोला गया है कॉस 120 का वैल्यू क्या होगा, तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो कॉस 120 को मैं लिख लेता हूँ कॉस 90 प्लस 30, और यहाँ पर 90 प्लस 30 जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा है मतलब रेशियो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो हम लोग कॉस 90 प्लस 30 को लिख सकते हैं माइनस साइन 30, और साइन 30 का आप लोग को पता होगा, टेबल में देख चुके हैं, इसका वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो इस प्रकार से कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं -1/2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क है साइन 485, इसका वैल्यू आप लोग को खुद निकालना है, डू योर सेल्फ, इसको आप लोग खुद करिए। आई होप ये सारा क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार और देख लेते हैं। कुछ लोग को ये फार्मूला पता होगा, ओके, कुछ लोग को नहीं, अधिकतर लोग को पता होगा जिन लोग 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़े हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल 1, और यहाँ से इसी फॉर्मूले को तोड़कर लिख सकते हैं हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जब cos स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद लास्ट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया फंडामेंटल, मूलभूत फॉर्मूला या मूलभूत संबंध किसका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। ओके,
इसको मैं शॉर्ट में ख़त्म कर दिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण फार्मूला है, मे बी ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये सारा चीज़ फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ होगा, 11th 12th जेई नीट सभी में। ओके, इसलिए हम लोग सारा फार्मूला, मैं मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल बैकग्राउंड कर रहा हूँ, इससे बाहर एक भी चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा आप लोग को। फिजिक्स के लिए केवल इतना ही यूज़ होगा। ओके, तो आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और फार्मूला देख लेते हैं, और इस फार्मूला का नाम है एडिशन फार्मूला। इस फार्मूला का नाम है एडिशन फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पर जितना भी फार्मूला लिखा हुआ है इसको कहा जाता है एडिशन फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा होता है। सेकेंड फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर साइन ए प्लस बी है तो इसका ये फार्मूला है, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग को याद रखना है, और इसका प्रूफ में भी आप लोग मैथमेटिक्स में कर चुके होंगे 10th क्लास में, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ आप लोग को याद बस रखना है। ये दोनों फार्मूला यूज़ होता है, ये उतना यूज़ नहीं होता, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 10a प्लस बी दिया है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b लिख सकते हैं। और ये फार्मूला भी बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में। और साइन 2a इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a, और कॉस 2a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और यहाँ पर 10 2a को लिख सकते हैं हम लोग 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए और बी यूज़ किया हूँ, यहाँ पर किसी किसी बुक में थीटा लिया रहता है, और ये थीटा ही है। जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 2 थीटा, तो 10 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो आप लोग घबराना नहीं है ना, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर एडिशन फार्मूला भी कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस फार्मूला की। किसकी बात करेंगे, डिफरेंस फार्मूला की, किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए डिफरेंस फार्मूला केवल 3 ही हैं, जिसमें से फर्स्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ किए थे इसलिए इसको एडिशन फार्मूला बोल दिया गया है। यहाँ पर नेगेटिव यूज़ करेंगे, जैसे कि साइन ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी प्रकार 10a माइनस बी को लिख सकते हैं हम लोग 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो इस प्रकार से ये आपका डिफरेंस फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला की। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ये भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके फिजिक्स में 11 12 CBSE CGBSE और कंपटीशन एग्ज़ाम में जेई नीट में। तो यहाँ पर 2a साइन a कॉस b, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। 2 साइन a साइन b को हम लोग लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। 2 कॉस a साइन b को हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। 2 कॉस a कॉस b, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी। और यदि हम लोग a की जगह पर c प्लस डी पुट कर दें और b की जगह पर c माइनस डी पुट कर दें, तो यही फार्मूला जो है इस टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए एक बार बता देता हूँ, जब a की जगह पर c प्लस डी और b की जगह पर हम लोग c माइनस डी अपॉन 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है फर्स्ट 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन c प्लस साइन डी के इक्वल। उसी प्रकार 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस d माइनस कॉस c के इक्वल। इसी प्रकार 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन c माइनस साइन डी के इक्वल। उसी प्रकार 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस c प्लस कॉस डी के इक्वल। ओके, तो
आगे देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आपके 11th-12th में, ओके, ये जेईई नीट में आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट है साइन और कोसाइन फार्मूला, किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। अगर आपको कोई ट्रायंगल दे दिया गया है, कोई त्रिभुज दे दिया गया है, तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे लिखेंगे? तो साइन और कॉस, कोसाइन का मतलब साइन और कॉस का यहाँ पर फार्मूला देखने वाले। तो ऐसा कोई आपको ट्रायंगल दे दिया हुआ है जिसमें 3 एंगल है ए बी सी, और जिसकी भुजा है ए बी को यहाँ पर लिखा जाता है ए, और बी सी को लिखा जाता है बी, और ए सी को लिखा जाता है सी। तो इस सिचुएशंस में आपको फर्स्ट फार्मूला देखने को मिलता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यहाँ पर क्या करना है, इसको याद रखने का ट्रिक देख लो थोड़ा सा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जो है किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा? इसके, इन दोनों के, अपने अपोजिट के। और किसको सबसेट करेंगे हम लोग? इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके, कॉस ए से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? सबस्टिट कर देंगे। जैसे कि देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ पर 2 लिखने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसी का कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। उसी प्रकार सेकेंड है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो ए बी सी, बी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? ए और सी, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। अब जिन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया उसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2ac, और ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस बी आ जाएगा। उसी प्रकार इस वाले फार्मूले को भी देख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। एक और फार्मूला है लास्ट, जिसको बोला जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस को लिखा जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ओके है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में क्या क्या पढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में सबसे पहले हम लोगों ने जाना एंगल के बारे में, उसके बाद एंगल के बारे में हम लोगों ने जाना रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने टेबल देखा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर डिफरेंट एंगल। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वाड्रेंट फार्मूला। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम के बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखे। और यहाँ पर आप लोग को केवल फार्मूला याद रखना है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं। हम लोग के लिए फिजिक्स के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग फार्मूले को देखे हैं, और इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट जो आप लोग मैथमेटिक्स में कर चुके होंगे या आगे करेंगे आप लोग। जैसे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला हम लोग देखे हैं, उसका डेरिवेशन वो कैसे आता है, कैसे मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग को फिजिक्स में देखने की ज़रूरत नहीं, केवल फार्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में कुछ डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का लॉगरिदम। क्या है? लॉगरिदम। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये लॉगरिदम होता क्या है, ओके, और इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। The logarithm of a number with respect to a given base is the power to which the base must be raised to represent that number। अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो लॉगरिदम जो है पावर होता है। लॉगरिदम जो है पावर होता है। किसका पावर होता है? किसी भी नंबर का। किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में। तो उसी को क्या कहा जाता है? लॉगरिदम। या ऐसा बोल सकते हैं लॉगरिदम जो है एक तरीका है या एक मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए,
किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? जो इंक्रीजिंग वैल्यू है। किसका इंक्रीजिंग वैल्यू है? किसी भी नंबर का, किसी भी पावर या बेस के रिस्पेक्ट में, उसी को कहा जाता है लॉगरिदम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर मैं कौन कौन सा पॉइंट कवर किया हूँ? सबसे पहले मैं एक शब्द यूज़ किया हूँ जिसको बोलते हैं नंबर। दूसरा वर्ड यूज़ किया हूँ मैं बेस। तीसरा वर्ड यूज़ किया हूँ मैं पावर। ओके, तो नंबर का मतलब है n, बेस का मतलब है a और पावर का मतलब है कुछ भी ले लो x। तो लॉगरिदम क्या है? पावर है। किसका पावर है? किसी भी बेस का। तो किसी भी बेस में पावर लगाने पर उसका वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो किसका वैल्यू इंक्रीज होता है? किसी भी नंबर का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बेस है, इसका पावर x है और ये किसके इक्वल है? n के। ओके, अब इसी को हम लोग लॉगरिथम के टर्म्स में लिख देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है log a n इज इक्वल्स टू x, जहाँ पर n क्या है? नंबर है, a क्या है? बेस है और x क्या है? पावर है। या इसी को कहा जाता है लॉगरिदम ऑफ a इंटू द बेस a। बेस a का पावर कहा जाता है इसको, या लॉगरिदम कहा जाता है। और इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो लॉगरिदम बेस नंबर इज इक्वल टू पावर। तो इस प्रकार से यहाँ डेफिनेशन क्या निकल के आता है लॉगरिदम का? लॉगरिदम जो है पावर होता है किसी भी नंबर का किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है इन अदर वर्ड, लॉगरिदम इज द पावर ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी नंबर। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि a की पावर x इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे n का नंबर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी को रेज्ड नंबर बोलते हैं। तो इसी पावर मेथड को हम लोग लॉगरिदम के टर्म्स में लिखेंगे तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं log a n इज इक्वल्स टू x। ओके, आगे देखते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ मेरे पास एक नंबर है a इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर x मतलब 3 की पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 3 द 9। तो यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 3 a का, और 2 जो है x का वैल्यू है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 9 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है 2 क्या है? पावर है, n क्या है? नंबर है, 3 क्या है? बेस है। ओके, तो 3 के पावर में 2 लगाने से मुझे क्या मिल जाता है? 9। तो इसी को कहा जाता है लॉगरिदम, या फिर कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ रेज्ड नंबर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक नंबर है मेरे पास 27। अब ये 27 नंबर कैसे आता है? तो 3 के पावर में 3 बेस पर 3 का पावर लगाने से। कैसे? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। अब इसी को मुझे लॉग के टर्म में लिखना है। तो लॉग के टर्म में मैं ऐसे इसको कैसे लिखूंगा जी? तो log 3 27 इज इक्वल टू 3, जहाँ पर 3 क्या है? पावर है, 3 क्या है? बेस है, और 27 क्या है? नंबर है। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे इसी को इंडेक्स फॉर्म बोला जाता है, या एक्सपोनेंट फॉर्म बोला जाता है, या इसी को पावर फॉर्म बोला जाता है। और यहाँ पर जो लिखे हैं इस तरीके को, इस प्रकार का जब हम लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है लॉगरिदम फॉर्म। क्या कहा जाता है? लॉगरिदम फॉर्म। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 5, इसके पावर में क्या है? 2, और ये किसके इक्वल है? 25, क्योंकि 5 दी कितनी होती है? 25। ओके, तो इसी को हम लोग को लॉग के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे लिखेंगे? log 5 25 इज इक्वल टू 2, जहाँ पर 2 क्या है? पावर है, और 25 क्या नंबर है, और 5 क्या है? बेस है। तो आई होप ये लॉगरिदम क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूँ, या एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर log 3 है, और यहाँ पर मेरे पास कितना है? 81 है। तो यहाँ पर पावर क्या आएगा? तो आप लोग को बताना है कि 3 के पावर में हम लोग ऐसा क्या नंबर यूज़ करें कि इसका वैल्यू क्या है? 81।
तो यहाँ पर 3 के पावर में क्या यूज़ करेंगे 4। क्यों? क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 3 3 दी 9, 9 3 दी 27, 23 दी 81। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पावर में क्या आया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप लोग लॉगरिदम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो ये सारा चीज़ करने के बाद, ये सभी एग्जाम्पल को करने के बाद हम लोग लॉगरिदम को क्या बोल सकते हैं जी, लॉगरिदम इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द रेज्ड नंबर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ पावर। लॉगरिदम क्या है, एक तरीका है, एक तरीका है। कौन सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, किसको रिप्रेजेंट करने का, रेज्ड नंबर को, या जो इंक्रीज हुआ है नंबर को, उसको प्रेजेंट करने का या दिखाने का एक तरीका है। तो ये रेज्ड नंबर जो है किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है, तो बेस के रिस्पेक्ट में, किसका, पावर का। ओके, तो इस प्रकार से भी हम लोग लॉगरिदम को डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए लॉगरिदम के टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लॉगरिदम, तो यहाँ पर लॉगरिदम को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है कॉमन लॉगरिदम, सेकंड होता है नेचुरल लॉगरिदम। अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन लॉगरिदम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है। लॉगरिदम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉग। कोई भी लॉगरिदम हो, अच्छा, लॉगरिदम को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट तरीका होता है लॉग। लॉगरिदम को ही हम लोग लॉग बोलते हैं, शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है। तो किसी भी लॉगरिदम को हम लोग कॉमन लॉग तब कहेंगे जब उसके बेस में क्या हो, 10 हो। जब उसके बेस में क्या हो, 10 हो, दैट मीन्स हियर ए इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो उसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिदम को कॉमन लॉग बोलेंगे। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ गया, 10 आ गया, एन की जगह पर एन है और पावर की जगह पर पावर है। अब चलिए कॉमन लॉग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है लॉग 10 100। अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा आप लोग को बताना है। अब यहाँ पर लॉग 10 आ गया, मतलब ये कौन सा लॉगरिदम है, तो ये कॉमन लॉगरिदम है। कौन सा लॉगरिदम है, कॉमन लॉगरिदम है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हम लोग को पता है 10 के पावर में 2 लगाने पर ही 100 मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि लॉगरिदम के इक्वल में पावर ही होता है ना। तो यहाँ पर 10 के पावर में 2 रखेंगे तभी तो हमको 100 मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है कॉमन लॉगरिदम। सेकंड एग्जांपल है, यदि मेरे पास log 10 1 है, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि 10 के पावर में नंबर लगाने पर हमको 1 मिलता है, तो 10 के पावर 0 लगाने पर हमको 1 मिलता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 10 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है कॉमन लॉगरिदम। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल लॉगरिदम। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, नेचुरल लॉगरिदम की। तो जब किसी भी लॉगरिदम को हम लोग नेचुरल लॉगरिदम तब कहेंगे जब बेस में क्या हो, एक इर्रेशनल नंबर या एक्सपोनेंशियल नंबर का यूज़ हो। इसका मतलब ये है ए की जगह पर अब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसी को ऐसे लिखा जाता है log e n इज इक्वल्स टू पावर। इसका एग्जाम्पल है log e 1। अब मुझे e के पावर में ऐसा कौन सा पावर इस्तेमाल करूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो e के पावर में 0 लिखेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए log e 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर log e 2, मतलब e के पावर में ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं कि मुझे उसका वैल्यू क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो कि e के पावर में 1 लगाने पर हमको क्या मिल जाएगा, 2.71। क्यों, क्योंकि e क्या है, इर्रेशनल नंबर है या एक्सपोनेंशियल नंबर है और इसका वैल्यू जो है 2.71 होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो इस प्रकार से नेचुरल लॉगरिदम भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपको नेचुरल लॉगरिदम दे दिया है और आपको बोला जाए कॉमन लॉगरिदम कन्वर्ट करो, और यदि आपको कॉमन लॉगरिदम दे दिया जाए और उसको आपको नेचुरल लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए याद रखिएगा, यदि आपको नेचुरल लॉगरिदम दिया हुआ है और कॉमन में बदलने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू है 2.3026। इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है।
और यदि आपको log 10 दिया जाए, मतलब कॉमन लॉगरिदम दिया जाए और आपको बोला जाए नेचुरल लॉगरिदम में चेंज करने के लिए, तो याद रखिएगा इस सिचुएशंस में इस कांस्टेंट वैल्यू का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसका, 2.3026 का। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लॉगरिदम से रिलेटेड सारा पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बच गया है लॉगरिदम से रिलेटेड। ये बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है और मैथमेटिक्स में भी होता है। तो अगर आपको कोई दो नंबर दे दिया गया है m और n और दोनों का प्रोडक्ट है और इसका हमको लॉग निकालना है, तो इसी को लिखा जाता है log a m n, और ये हमेशा इक्वल होंगी log a m प्लस log a n के, और इसी को कहा जाता है लॉगरिदम का प्रोडक्ट फार्मूला। क्या कहा जाता है, लॉगरिदम का प्रोडक्ट फार्मूला। जैसे कि एग्जाम्पल है log 3x दिया हुआ है और यहाँ पर कोई भी बेस है, तो log 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रोडक्ट फार्मूला का यूज़ करके इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3 प्लस log x। तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट होता है। सेकेंड फार्मूला दिया हुआ है log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n, और इसी को कहा जाता है लॉगरिदम का कोशेंट फार्मूला। क्या कहा जाता है, लॉगरिदम का कोशेंट फार्मूला कहा जाता है। एग्जाम्पल, यदि हमको log दिया हुआ है और 3/x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log x, ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड फार्मूला की बात करते हैं, log m की पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n log m। पावर जो दिया उसको सामने ला देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं डायरेक्ट log m। तो इसको कहा जाता है लॉगरिदम का पावर फार्मूला। क्या कहा जाता है, लॉगरिदम का पावर फार्मूला। एग्जाम्पल, यदि आपको एक नंबर दिया हुआ है x की पावर 3 और इसका आपको लॉग निकालना है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 log x। डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3 log x। तो इस प्रकार से लॉगरिदम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लॉगरिदम के अंदर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो लॉगरिदम के अंदर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसका डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देखा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका टाइप्स, और टाइप्स में हम लोगों ने जाना कि ये 2 टाइप का होता है, एक कॉमन होता है और एक नेचुरल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखे, है ना, कॉमन और नेचुरल से रिलेटेड। उसके बाद कॉमन लॉगरिदम को नेचुरल लॉगरिदम में कैसे चेंज करेंगे और नेचुरल को कॉमन में कैसे चेंज करेंगे, इसका कन्वर्जन देखें। उसके बाद लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखें हम लोग। तो लॉगरिदम के अंदर में हम लोगों ने इतना पॉइंट कवर किया है। आई होप ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का लॉगरिदम जो है कंप्लीट होता है। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ये भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पढ़ेंगे और इसका इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।